हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी सीरीज में ये हमारा 4th लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रीज के बारे में एक ब्रीफ एनालिसिस करेंगे। तो हम लोग पिछले चैप्टर से क्या पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8 जैसा कि आपको बताए थे कि इसमें आपको सेल्फ एनालिसिस बहुत करना है। कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप बुक खोल लीजिए और आप जो है जैसे पिछले चैप्टर्स में भी जो क्रॉप था वो क्रॉप का रट्टा मारिए, क्लाइमेटिक कंडीशन, उससे काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और वैसा क्वेश्चंस आता भी नहीं कि आपसे एग्जैक्ट टेम्परेचर पूछेगा या एग्जैक्ट आपसे प्रेशर पूछेगा। आपसे एक लॉजिकल सा बात पूछेगा कि कुछ दे देगा, स्टेटमेंट बोलेगा ये ऐसा कंडीशन किस क्रॉप के लिए सुटेबल, बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अब मान लो कि उसमें दे दिया कि हैवी रेनफॉल हो रहा है, वाटर लॉगिंग का सिचुएशन है। अब ऐसी स्थिति में अगर आपको ऑप्शन में दे रहा है मेज और मिलेट, तब तो आप कट कर दोगे, वो तो नहीं ग्रो कर सकता है। यहां भी वैसे ही कि इंडस्ट्रीज है तो क्या है, इंडस्ट्रीज किस सेक्टर में आता है, इसको समझना है हमको। और वो जो सेक्टर है वो क्या करता है, और फिर है क्या कि हम लोग जानेंगे कि इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्रीकल्चर के लिए देखे थे ना कि क्लाइमेटिक कंडीशन, इनपुट, आउटपुट, फार्मर, ह्यूमन रिसोर्सेज, एवरीथिंग। तो वैसे यहां पे भी, और याद रखना है कि यहां आप सिर्फ एक बुनियाद बना रहे हो। इसी बुनियाद के दम पे आप हायर क्लासेस में बोथ इन ज्योग्राफी एंड बोथ इन इकोनॉमी आप क्या करोगे कि आपका बेस बना रहेगा। अब इसी में आपको ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंटल पॉलिसीज, इनिशिएटिव्स, आपके 5 ईयर प्लान्स, ये सब जोड़ने होंगे कि जो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर है, इन सब पे कैसे कैसे आपका किन किन 5 ईयर प्लान्स में काम हुआ था, तो वही सब देखेंगे। तो यहाँ पे भी वही बिल्कुल एग्रीकल्चर की तरह ही है। तो अब यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ कुछ ऐसे बकवास बात कहा है कि हाँ आपने कभी ऐसा कुछ देखा है, तो इस तरह से देखो क्या दिखा रहा है कि पेड़ है और ये पेड़ आपका कन्वर्ट हो गया एक कॉपी में जिसमें ढेर सारा पेजेस है। तो ये एक तरह से यहाँ क्या हुआ, प्रोसेसिंग। तो जब आप किसी नेचर से प्राप्त होने वाले चीज की प्रोसेसिंग करते हो तो इसका मतलब ये आपका ऐड हो रहा है दूसरे वाले लेवल पे, दूसरे लेवल यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। तो आपका देखिए सेकेंडरी एक्टिविटी क्या कह रहा है कि जो रॉ मटेरियल को आप किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें जिससे और ज्यादा वैल्यू होता है ऐड। एक बांस की लकड़ी हो सकता है शायद फ्री में या कम दाम में मिले, लेकिन उसी बांस से अगर आपने पेपर बना के कॉपी बना दिया तो वो मार्केट में बहुत ज्यादा दाम पे बिक सकता है। तो कुछ भी एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो। मिट्टी है, उस मिट्टी को क्या है कि आपका कोई पूछेगा भी नहीं। एक बोरा मिट्टी अगर आप दे दो तो कोई नहीं पूछे, हाँ ले जाओ, नेचर का डायरेक्ट चीज है, प्राइमरी एक्टिविटी। लेकिन उसी मिट्टी को आपने प्रोसेस करके उसमें शायद कोई मिनरल होगा, उसको एक्सट्रैक्ट करके और आपने एक डब्बे में बंद करके कि इसमें ये फर्टिलाइजर है, ये कंपोनेंट है जो एक्सट्रैक्टेड पार्ट है, या ये मिनरल है, इसको आप किसी इंडस्ट्री में यूज कर सकते हो। तो ये एक्टिविटी थोड़ी और वैल्यू ऐड कर दिया, तो इसी को हम क्या कहेंगे, दूसरे लेवल का इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज सेकेंडरी एक्टिविटी। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है। अब इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्री देखिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक कहने का मतलब है ना कि इसको आप कमर्शियलाइज कर रहे हैं, मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका मनी इन्वॉल्व है। तो कोई भी काम, जैसे आप घर में सिंपली जो है घर में कोई काम कर रहे हो, उससे आपकी कोई अर्निंग नहीं हो रही, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन वही काम जो है, वही खाना बना के आप मार्केट में सेल कर रहे हो, आपकी कोई जो है कैफे है या रेस्टोरेंट है, तो आप फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी के पार्ट हो जाते हो। तो यहां पे भी वही है कि जब भी कोई चीज नेचर से लिया गया है और मतलब है कि जो आप गुड है उसको बना रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो मिनरल्स को नेचर से लेके, या फिर क्या है किसी तरह का जो है अदर सर्विसेज जो नेचर की चीज को लेके। यहां सर्विसेज का मतलब सर्विस सेक्टर नहीं है, सर्विसेज का मतलब है कोई भी चीज जो कि नेचर से लेके आपने उसको प्रोसेस किया है एंड प्रोसेस करके इसमें आपने वैल्यू ऐड किया है, और अब ये आपका जो है कमर्शियलाइज होगा, मतलब इसके बेसिस पे आपका मनी इन्वॉल्व होगा। तो वैसे जगह को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। इंडस्ट्री का सिंपली मतलब ये नहीं है कि आपका बस एक चिमनी वाला इंडस्ट्री लगा हुआ। इंडस्ट्री का मतलब है जैसे आज के डेट में होता क्या आपका कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गया, टूरिज्म को भी एज इंडस्ट्री कहते हैं, जिसमें आपका क्या है ना कि दोनों चीज इन्वॉल्व है, टर्शियरी सेक्टर का सर्विस भी है और सेकेंडरी सेक्टर का भी प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है। जैसे फॉर एग्जांपल है कि आप उस टूरिज्म सेक्टर में मान लो कि डेवलप करने के लिए आप होटल्स बना रहे हो, तो उसके लिए आप रॉ मटेरियल नेचर से लाए, उससे ब्रिक्स वगैरह बना, उस ब्रिक को जोड़ के आप एक बिल्डिंग बना दिए, वो होटल बन गया। तो ऐसे स्थिति में आपने क्या किया, ये सेकेंडरी एक्टिविटी किया। अब उस होटल में स्टाफ होगा जो अपनी सर्विस देगा, अपने स्किल के मदद से जो है लोगों की सेवा सत्कार करेगा, तो उसको हम किस में डाल देंगे, टर्शियरी एक्टिविटी में। तो सभी एक्टिविटीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड ही है कहीं ना कहीं। अब क्लासिफिकेशन है, तो देखिए क्या रॉ मटेरियल यूज कर रहा है, कैसा साइज है और कौन ओन करता है,
इस आधार पे आपका मतलब ओन करता है। जैसे हो सकता है गवर्नमेंट ओन करता हो तो पब्लिक सेक्टर कहेंगे, जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं जिसे पीएसयूज हम लोग कहते हैं, जिसमें मेजर आपका प्राइवेट प्लेयर्स होंगे, जैसे आपके रानी अंबानी हो गए, तो वो जैसे रिलायंस आपका प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन ओएनजीसी किस में आता है, पब्लिक में, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी, जरूरी नहीं कि 100%, मेजॉरिटी मतलब 50% से ज्यादा स्टेक गवर्नमेंट होल्ड करता होगा। वैसे ही साइज के आधार पे भी आपके होते हैं छोटे बड़े ऐसे। रॉ मटेरियल, कैसा रॉ मटेरियल यूज करता है, हो सकता है एग्रीकल्चर बेस्ड होगा, या फिर हो सकता है कि कुछ और आपका हैवी इंडस्ट्रीज होगा, भारी भरकम चीजें बनाता होगा, बड़े बड़े ऑटोमोबाइल, शिपिंग इंडस्ट्री, ये सब होगा। या एग्रीकल्चरल बेस्ड होगा, जैसे आपका सिल्क इंडस्ट्री हो गया, कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सिल्क को यूज करे। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को प्रोसेस कर रहा है, कि जैसे गेहूं लेके उसको पिस के आटा मैदा बना के और फिर उसको बेच रहा है। तो ये आपके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं फटाफट कि रॉ मटेरियल के बेसिस पे आपका क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, जिसमें प्लांट एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स आपके यूज होते हैं। जैसे देखो प्रोसेसिंग करना हुआ, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट, लेदर, ये सब किस में आता है, एग्रो बेस्ड में आता है। वहीं मिनरल बेस्ड हो गया, मिनरल बेस्ड हो गया, जैसे अभी बताया ना कि पत्थर वगैरह से सॉइल से मिनरल निकला और उसके बेसिस पे काम हुआ, तो मिनरल ओर्स यूज करता है एज अ रॉ मटेरियल। जैसे आपका क्या होता है, आयरन बना दिए हम किससे, आयरन ओर से, वैसे हम कॉपर निकालते हैं, वैसे हम बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकालते हैं, तो ये सब मिनरल बेस्ड हो गया। और उसके बाद हम अलग अलग हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल, इन सब में इस्तेमाल करते हैं। मरीन बेस्ड, तो मरीन बेस्ड आपका क्या होता है, सीज, नाम ही है मरीन, मतलब जहां पे सॉल्ट वाटर होता है वहां से प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे फिशरी वगैरह हो गया। तो हम क्या किए, ये सी फूड हो गया, या फिर फिश को लिए मरीन से कैप्चर किए, जैसे आपका सालमन फिश होता है, ये सभी फिश को क्या करते हैं, या ट्यूना फिश होता है, इन सबको हम प्रोसेस करके या तो इन फिशेस को स्लाइस करके बेचते हैं, या इनसे जो है ऑयल निकलता है, उसमें विटामिन, ओमेगा फैटी एसिड्स, ये सब रिच होता है, तो उस अनुसार हम उसकी सेलिंग करते हैं। फॉरेस्ट बेस्ड मतलब फॉरेस्ट के प्रोडक्ट होते होंगे यूज, जैसे आपका पेपर हो गया, दवाइयां हो गई, दवाइयों वाला इंडस्ट्री, फर्नीचर, बिल्डिंग, इन सब में क्या हो रहा है, फर्नीचर के लिए लकड़ी चाहिए, कहां से आएगा, बड़े बड़े पेड़ से। बड़े बड़े पेड़ कहाँ होते हैं, फॉरेस्ट में। बिल्डिंग्स के लिए भी जो आपके बहुत सारे रॉ मटेरियल है, या बिल्डिंग में आपको फर्नीचर बनाना है, या बिल्डिंग में आपको ब्रिक्स चाहिए, तो ब्रिक्स चाहिए तो उसके लिए आपका क्या होता है, लैटराइट सॉइल का जरूरत होता है। लैटराइट सॉइल जो है वो आपको फॉरेस्ट एरिया से काफी ज्यादा मिलता है, ऐसी जगहों पे जहां पे लीचिंग वगैरह बहुत होता है। तो ये सब आपके इंडस्ट्रीज हो गए रॉ मटेरियल के बेसिस पे। अब साइज हो गया, तो देखो क्या है, स्मॉल स्केल है, छोटे लेवल पे, लार्ज स्केल, जैसे क्या है कि कोई घर में ही आपका कॉटेज इंडस्ट्री खोल लिया, कि जैसे क्या है पापड़ वापड़, अचार उचार बनाने का, तो वो स्मॉल लेवल पे है। लेकिन काफी बड़े लेवल पे हो गया, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कॉटन का, सिल्क का छोटे से लेवल पे है, कि कुछ प्रोडक्ट्स बनाता है अपने लोकल मार्केट्स के लिए। लेकिन अगर मान लो वही चीज वास्ट लेवल पे है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गया, जो कि सिर्फ देश में नहीं बाहर भी एक्सपोर्ट होता है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। जैसे देखो कॉटेज और हाउस होल्ड, घर में जो खोला हुआ इंडस्ट्री वगैरह हो गया, तो इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता है। जैसे हो गया बास्केट को वीविंग, मतलब है कि लकड़ी वगैरह वगैरह, या आप इसके पाम के, खजूर के पत्ता से, या फिर बांस से आप देखते हो ना कि खूबसूरत जो है फर्नीचर्स, या फिर स्टूल, या फिर चेयर, या फिर बास्केट, ये सब बनाया जाता है। पॉटरी हो गया, या और भी अदर कुछ हैंडीक्राफ्ट का जितना भी हो गया, ये सब आ गया स्मॉल स्केल में। अब ऑब्वियसली छोटा है, तो छोटा के लिए जैसे शुरू से ही पढ़ाते आ रहे हैं कि आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक जगह चाहिए, लैंड। लैंड का अपना क्या होगा, एक रेंट होगा। तो रेंट का मतलब ये नहीं कि हमेशा आप उसका पेमेंट ही करते रहते हो, उसका मतलब ये है कि आपके पास अगर अपना खुद का भी ये है, लैंड है, या कहीं से आपने किराए पे लिया है, या खुद का भी होगा, तो कभी तो खरीदे होगे ना। तो वो एक तरह से आपका क्या कि मान लो आपने जो 10 लाख में एक लैंड आपने खरीद लिया, अब ये आपको 100 साल तक मान लो आप ही के पास रहेगा, अब आपको कुछ नहीं पे करना है। तो इस 10 लाख को 100 साल में बांट लो, तो वो उतना क्या होगा, आपका रेंट आएगा। कि अब 100 साल में आपका 10 लाख है, यानी कि 1 लाख, एक साल में आपका 10,000 रुपया रेंट के बराबर हो गया। तो आप अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये सब अमाउंट ऐड करोगे ना, कि भाई हमको 10 लाख इनपुट लगा था और उतना हमेशा तक जमीन रहेगा, हम जल्दी से जल्दी ये रिकवर करें, तभी तो हम प्रॉफिट में जाएंगे। सेकंड होता है जो वहां लोग काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लेबर। अब यहाँ इकोनॉमिक में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, या ज्योग्राफी या साइंस में, लेबर का मतलब ये नहीं कि आप नैरो कंसेप्शन रखे कि मजदूरी होता है। जो भी काम कर रहा होता है ना, जो भी कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, कुछ ऐड करता है, हम उसे कहते हैं लेबर। तो लेबर क्या है, तनख्वाह लेगा, उसको हम वेज कहते हैं। उसके बाद आता है क्या, कि आपको कैपिटल चाहिए होगा। कैपिटल के लिए क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट। कैपिटल का मतलब होता है क्या,
कि मतलब एक होता है रेवेन्यू और एक होता है कैपिटल। रेवेन्यू होता है ना कि आपके एक फ्लो में पैसा हो रहा है, कि आ रहा है, आपने कुछ सामान बेचा, पैसा आया, फिर उसको कहीं और लगा दिए, तो ये सामान बेच के जो पैसा आया मतलब एकदम लिक्विड फंड आया। लिक्विड फंड मतलब जिसको बड़ी आसानी से आप खर्च कर सकते हो, वो आपका क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया। आया तो रिसीप्ट हो जाएगा, खर्च हुआ तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा। लेकिन कैपिटल होता है कि आपने एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया और स्ट्रक्चर की वजह से आप हमेशा क्या करोगे ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी करते रहोगे और अपना प्रॉफिट बनाते रहोगे। जैसे एक बड़ा सा इंडस्ट्री आप बना दिए, तो वो पूरा इंडस्ट्री का सेटअप, उसमें लगने वाला जितना भी इंस्ट्रूमेंट्स है, मशीनरी है, वो सब क्या होगा, कैपिटल होगा। अब कैपिटल में आपका क्या होता है, एक स्टेबल और एक वर्किंग कैपिटल होता है, वो सब बाद में पढ़ेंगे, पहले भी समझो वो कैपिटल हुआ। अब क्या, आप एक बार सेटअप कर दिए तो कई लंबे समय तक, अब ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए, लेकिन लंबे समय तक अब आपको बस ये करना है कि रॉ मटेरियल लाओ, प्रोसेस करो, फाइनल गुड मिलेगा और बाहर आपने बेच देना है। तो ये पूरा सेटअप हुआ कैपिटल, और बेच के जो कमाओगे वो हुआ रेवेन्यू। और जो आपका काम करता है ये सब सेटअप करके, उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। जो आपके लिए क्या करेगा, रिस्क लेगा। कोई तो होगा ना कि जो ये ठानेगा कि हाँ हम ये इंडस्ट्री बना के हम प्रोडक्ट बनाएंगे। अब पूरा रिस्क तो उसके ऊपर है कि उसका प्रोडक्ट सही से नहीं बिका तो प्रॉफिट नहीं होगा, तो उसका तो बिजनेस बैठ जाएगा। तो उसका जो बिजनेस ही नहीं, आप उसका वर्क कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक भी हो सकता है, मतलब गवर्नमेंट की स्टेक होल्डर भी हो सकता है और प्राइवेट भी। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे सोचो स्मॉल स्केल है, तो यहाँ पे क्या होगा, लेसर अमाउंट में चीजें, इनपुट, कैपिटल सब कुछ रिक्वायर्ड होगा। बहुत ज्यादा हाई फाई टेक्नोलॉजी, हाई फाई कैपिटल का जरूरत नहीं होगा जितना लार्ज इंडस्ट्री को चाहिए। यहाँ पे आपका क्या होगा कि जो आउटपुट होगा, वो आउटपुट भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आपने इस पे इनपुट भी उतना ज्यादा नहीं लगाया है, और कैपिटल भी नहीं है, बहुत बड़ा सा एरिया नहीं है, बहुत ज्यादा हाई फाई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, बहुत ज्यादा आप ज्यादा मैनुअल चीजों पे काम कर रहे हो। इसका ठीक उल्टा आपका क्या होगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगा। ओनरशिप, अब ओनरशिप के बेसिस पे देखो एक प्राइवेट सेक्टर आता है, जिसको क्या है कि कुछ लोग जो है, या कोई एक इंसान, आपका जरूरी नहीं कि एक ही इंसान हो सकता है, स्टेक होल्डर्स एक से ज्यादा हो, तो वो लोग हैं जो कि ज्यादा कंट्रोल करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर। जैसे बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर का एग्जांपल अभी आपके टाइम पे ढेर सारा एग्जिस्ट करता होगा, कितने सारे, जितने भी कोचिंग इंडस्ट्रीज का आप नाम ले लो, प्राइवेट सेक्टर है। या फिर रिलायंस का कुछ भी ब्रांच का नाम ले लो, या फिर अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, ये सब क्या है, प्राइवेट सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर क्या है, जो कि ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। अब यहाँ तो सीधा सीधा लिखा है, जिसे बच्चा समझेगा कि टोटली है, जरूरी नहीं है। यहाँ मेजोरिटी की बात हो रही है, लेस देन 50%। 50% जिसके पास भी हो, अगर इंडिविजुअल के पास है तो वो चला जाएगा प्राइवेट में, अगर गवर्नमेंट के पास है तो वो चला जाएगा किस में, आपका पब्लिक में चला जाएगा। जैसे एग्जांपल भी है, HAL, सेल, ये सब हो गया। और भी आप ऐड कर सकते हैं, जितने भी PSUs, महारत्ना, नवरत्ना आपके दिमाग में आता है ना, वो सब ऐड कर सकते हैं। एक होता है जॉइंट सेक्टर, दोनों ने मिलकर होल्ड किया हुआ है। एक होता है कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेशन में, जैसे अमूल है, ये सब आपका क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो है, जिसको क्या कहते हैं, AMUL, अमूल, सुधा डेयरी, ये सब क्या है, कोऑपरेटिव में। कुछ लोग जो है मिल के, जैसे मान लो क्या होता है कि एक इंसान है, उसके पास गाय है या भैंस है, उससे दूध बहुत ज्यादा नहीं मिलता जिससे उसको बहुत प्रॉफिट हो। जितना वो मार्केट में जाएगा, बेचेगा, वापस घर लेके आएगा, तो उतना प्रॉफिट नहीं होगा। तो कहते हैं कि क्यों ना, एक इंसान कम ये कर रहा है, लेकिन अगर हम लोग 100-200 अपने गांव के सब मिल जाएंगे, सब अपना एक जगह दूध जमा करेंगे और उसको मार्केट में ज्यादा दाम पे जो है बेचेगा। गाँव में तो सस्ता बिकेगा, लेकिन मार्केट में जाके ज्यादा दाम मिलेगा, फिर बाद में जो प्रॉफिट होगा वो बराबर शेयर कर लेंगे। तो ऐसे में होगा क्या, कोऑपरेशन से आपका काम चला, तो उसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव। अब मिलजुल के, जब सरकार प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलजुल के रहती है, तो उसको कहते हैं हम जॉइंट सेक्टर। लेकिन लोग ही मिलजुल के कहे कि अपने प्रोडक्ट को, थोड़ा थोड़ा चावल गेहूं हुआ, उसको बेचने से अच्छा एक जगह पूल करो, मार्केट में जाओ, शहर में, और महंगा बेचो और ज्यादा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो उसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। अब फैक्टर अभी जस्ट बताए ना कि फैक्टर क्या होगा इंडस्ट्री के लिए, बताए ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब चाहिए। रॉ मटेरियल चाहिए आपको, मशीनरी चाहिए, ये सब मिलेगा तभी इंडस्ट्री सेटअप होगा, वरना नहीं होगा। यहाँ देखो, ट्रांसपोर्ट, आप सामान बना लिया, कोई ले जाने वाला ही नहीं है, तो फिर तो खराब हो गया। या रॉ मटेरियल है, इंडस्ट्री भी है, लेकिन वहां से लाने वाला नहीं है, अब एक एक मुट्ठी मुट्ठी करके तो नहीं लाएंगे। जगह चाहिए जहां पे आप सेटअप करोगे प्लांट, जहां प्रोसेसिंग होगा। पावर चाहिए, किसी भी काम में बिना पावर के तो होगा ही नहीं। कुछ भी आप काम कर रहे हो, आप सॉइल से ही मिनरल निकाल रहे हो, तो आप हाथ से पिक करोगे तो बहुत टाइम में थोड़ा सा निकलेगा, लेकिन अगर आप उसको मास स्केल पे प्रॉफिट के नजरिए से काम कर रहे हो, तो बड़ा बड़ा मशीन लगाना पड़ेगा, और मशीन चलता है पावर पे, आपको रॉ मटेरियल देना पड़ेगा। लोग
अब अपने आप तो काम नहीं होगा, लोग आएंगे। आप कितना भी एआई या रोबोट कुछ भी इंट्रोड्यूस कर लो, उस रोबोट और एआई को भी ऑपरेशनल लाने के लिए इंसान का जरूरत पड़ेगा ना। कैपिटल चाहिए, मतलब पूंजी चाहिए, मार्केट चाहिए जहां बेचोगे। अब आपके पास सब कुछ है लेकिन कहां बेचना यही नहीं पता है, तो फिर तो हो गया ना, लेके इधर उधर भटकोगे, उस भटकने में आपका क्या है, टाइम गया, आपका मेहनत गया, सब बर्बाद हो गया। तो ये सब आपके फैक्टर्स हैं। अब इंडस्ट्रियल सिस्टम्स क्या होता है, ये बहुत सारे इनपुट, प्रोसेसेस एंड आउटपुट को मिला देते हैं। सिस्टम जब भी रहे ना, तो समझ जाना कोई भी चीज जब आपस में कोऑर्डिनेट होकर काम करता है तो हम उसके लिए वर्ड सिस्टम यूज करते हैं। तो यहां पे अब आपका इनपुट क्या होगा, तो इनपुट अभी बताया ना, रॉ मटेरियल, लेबर, लैंड लोगे, ट्रांसपोर्ट कराने के लिए व्हीकल रखोगे, पावर, ये सब आपका क्या हुआ, इनपुट हुआ। जो प्रोसेस है वो है अलग अलग तरह का एक्टिविटीज जो आप परफॉर्म करोगे, कि रॉ मटेरियल को लाए, उसको धोना पड़ा तो धोएंगे, धोने के बाद एक चेंबर में डाले, वहां से कुछ निकला फिर उसको अगले चेंबर में, तो ये सारे एक्टिविटीज हो गए। और फिर जो आपका फाइनल जो एंड प्रोडक्ट निकला वो आपका क्या है, आउटपुट है। कि आपने क्या किया कि बहुत सारे पत्थर थे, उसमें था कि भाई यहाँ पे आपको बॉक्साइट है, उसमें एल्यूमिनियम होता है, आप लाए, ढेर सारा वर्किंग करके अब आपको एल्यूमिनियम मिला, तो एल्यूमिनियम आपका क्या है, फाइनल प्रोडक्ट। अब मान लो इस एल्यूमिनियम से एक दूसरा इंडस्ट्री है जो कहता है कि हमको एल्यूमिनियम दो, हम उससे क्या है, रेलिंग बनाएंगे, दरवाजा बनाएंगे, फ्रेमिंग करेंगे। तो अब इसका प्रोडक्ट दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल। तो कोई जरूरी नहीं है कि एक इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है तो वो फाइनली है, किसी और के लिए वो आपका क्या हो सकता है, इंटरमीडिएट गुड हो सकता है, या फिर आपका रॉ मटेरियल हो सकता है। तो अब एल्यूमिनियम उसके लिए क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल, और अब जो वो दरवाजा या रेलिंग जो भी बनाएगा वो उसके लिए क्या होगा, आउटपुट हो जाएगा। तो ये सब यहाँ पे कह रहा है, इसी सबको सब जब कोऑर्डिनेट होकर अच्छे से काम करेगा तो सिस्टम भी क्या अच्छे से चलेगा। अब इंडस्ट्रियल रीजन खुद ही सोचो ना, कि ऐसा थोड़ी है कि आप कहीं पे भी आपको लगा कि अच्छा मेरे पास 2-4-5 हजार करोड़ है, हम क्या करते हैं ना कि यहीं पे अपने घर के बगल में कोई फैक्ट्री लगा देते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे एक फ्लैट लेने जैसा नहीं है कि एक फ्लैट ले लिए काम चल जाएगा। यहाँ बड़ा एरिया चाहिए, क्योंकि फिर छोटे एरिया में काम करोगे, प्रोडक्ट कम बनेगा तो प्रॉफिट भी क्या होगा, कम होगा। क्या आप मान लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट आप 10 रुपए का बनवा रहे हो, तो 10 रुपए का बना रहे हो और आपने पर डे 100 यूनिट प्रोड्यूस किया, तो आपको हर दिन जो है इसमें लागत मान लो आपको 80 रुपए लगा था, तो आप पर डे क्या होगा कि एक एक प्रोडक्ट पे आप कितना रुपया कमा रहे हो, 20 रुपए, तो 100 पे कितना कमाओगे आप, 2000। तो ये आपका क्या है, 60 हजार। लेकिन कोई भी अगर फैक्ट्री लगा रहा है तो उसका मंशा इतना कम प्रॉफिट नहीं ना है, अब वो चाहता है लाखों करोड़ों में, तो बड़ा जगह चाहिए होगा ताकि ज्यादा प्रोडक्ट बने। तो उसके लिए जगह चूज करना पड़ेगा, सूटेबल प्लेस। अब ये सूटेबल प्लेस कैसे डिसाइड होता है, इसका सिंपल है, आप फैक्टर पे फोकस करो, यहां रटना कुछ भी नहीं है। सूटेबल प्लेस के लिए आप उन फैक्टर्स पे फोकस कीजिए जो फैक्टर आपका इंडस्ट्रीज को प्रमोट करता है, बस वो फैक्टर्स जहां पे आसानी से मिलेगा। ऐसा नहीं कि सब फैक्टर हो ही एक जगह, लेकिन हाँ मैक्सिमम फैक्टर जहां मिलेगा, इंडस्ट्री सेटअप करना वहां आसान होगा। एक एग्जांपल से बताते, फेमस एग्जांपल जैसे टिस्को है, या जमशेदपुर में आपका जो भी आयरन स्टील इंडस्ट्री है, या आप बोकारो थर्मल प्लांट्स देखोगे, या फिर आप राउरकेला में देखोगे, तो ये सब वहां क्यों सेटअप, क्योंकि वहां आसानी से उसको रॉ मटेरियल चाहिए, कोयला चाहिए या फिर आयरन ओर चाहिए, कॉपर मैंगनीज सब उस एरिया में अवेलेबल है, मिल जाएगा। वहां अंडर डेवलप्ड एरिया है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ था, तो लोग उतने रिच नहीं है, तो चीप लेबर मिल जाएगा। वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी उतना ज्यादा नहीं है, तो जगह काफी खाली है, तो बड़ा बड़ा लैंड एक्विजिशन करने में आसानी होगा, और वहां पे इंडस्ट्री सेटअप करना क्या होगा, आसान होगा। तो ये सब फैक्टर क्या है ना, कंट्रीब्यूट करता है। तो जो भी फैक्टर्स है वो जहां जहां मिलेगा, तो इसलिए आप देखना ना कि जनरली आप देखोगे ना कि जैसे ऑटोमोबाइल वगैरह या आईटी सेक्टर है, तो वो आप देखोगे बैंगलोर साइड में है। क्यों है, क्योंकि वहां पे लेबर भी आसानी से अवेलेबल है। जितने भी इंडिया के इंजीनियर्स होते हैं, चाहे वो प्राइवेट के हो या गवर्नमेंट के हो, कुछ भी हो, कहीं से भी पास किए हो, वो एक बार जाके बैंगलोर हैदराबाद में जरूर ट्राई करते हैं कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जॉब लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो फिर उसके बाद क्या है, 2-3 ऑप्शन ही हमारे इंडिया में, कि या तो वहां पे जाके जॉब करो, या नहीं तो अपना कुछ स्टार्टअप स्टार्ट कर लो। इस स्टार्टअप के नाम पे क्या है कि कुछ भी स्टार्ट कर लो, आज के डेट में स्टार्टअप ही कहा जाता है। और या नहीं तो फिर आपका क्या कर लो, आईएएस वाईएएस बन जाओ, यही 3 ऑप्शन है। तो यहाँ पे वही चीज है कि हमें देखना है कि कौन कौन से इंडस्ट्रियल है। ये सारा रीजन आपको नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत आपको देखना है। एक आध एग्जाम्पल है, एक इंडिया का लिया होगा, एक बाहर के देश का लिया होगा, तो यहाँ पे देख लो वही चीज है। देखो ये सब मैप में, ये ऐसा नहीं है कि इसको आप बैठ के रट्टा मारने लगो, बिल्कुल नहीं। ये बस आपको नोटिस करना है, नोटिस करके सेल्फ एनालिसिस करना है। ये यहाँ पे दिया है कि इंडस्ट्रियल रीजन और इंडस्ट्रियल बेल्ट है कुछ, तो भैया ऐसा क्यों होगा।
तो ऐसा डेफिनेटली इसलिए होगा, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ देखो, इस जगह पे, या फिर आप चाइना के इधर इस साइड में देखो, जापान में देखिए कुछ एरियाज में, या फिर फिलीपींस में देखो, इंडिया के इस सेक्टर में देखो, यहाँ पे देखो गुजरात महाराष्ट्र साइड में, चेन्नई साइड में। ये सब इसलिए है ना क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, फेवरेबल फैक्टर्स मिल रहा है, फेवरेबल आपके इनपुट्स मिल रहे हैं, इसीलिए इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप करना क्या है, आसान है, सिंपल, एक लाइन में बात खत्म है। देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, जैसे मुंबई पुणे का क्लस्टर हो गया, या फिर क्लस्टर मतलब ग्रुपिंग होता है, बैंगलोर तमिलनाडु का हो गया, हुगली रीजन हो गया, कमेंट सेक्शन बताइए हुगली कहाँ है, अहमदाबाद बड़ौदा हो गया, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट हो गया, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट हो गया, उसके बाद गुड़गांव दिल्ली मेरठ हो गया, कोल्लम तिरुवनंतपुरम हो गया। ये सब यहाँ पे अलग अलग टाइप के हैं, अभी तो ये नाम है, आगे हायर क्लासेस में ना ये सब भी पढ़ना है कि ये रीजन ऑटोमोबाइल के लिए है, कि आयरन स्टील के लिए है, आईटी के लिए है, फार्मास्यूटिकल के लिए है, ये सब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अब यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, इसको तो आपको खैर क्या है, लर्न करना है, लेकिन यहाँ से आपको क्या लेसन लेके जाना है कि देखिए इंडस्ट्री सेटअप करना आसान है, कुछ भी काम देखो हर एक चैप्टर में आप पढ़ो ना, हर एक चैप्टर में हमेशा उसका क्या पढ़ो, क्योंकि आप डिप्लोमेट बनने वाले हो तो आपको ये समझना चाहिए कि हर चीज का अच्छा है तो उसके पीछे एक उसका खराबी भी है। एग्रीकल्चर ही ले लो, एग्रीकल्चर का अच्छा बात हम देख लिए कि भाई आपका फूड सिक्योरिटी देगा, खाना देगा, इकोनॉमी को बैलेंस करेगा, ह्यूमन रिसोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, एम्प्लॉयमेंट देगा, ये सब चाहिए। लेकिन देखो उसका क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट। अगर जरूरत से ज्यादा प्रोडक्टिविटी करने के लिए जरूरत से ज्यादा केमिकल्स यूज किया जाए तो पोल्यूशन करेगा, फर्टिलिटी रिड्यूस करेगा। सेम यहाँ पे भी वही है कि इंडस्ट्री है, सेटअप कर दी, अच्छी बात है, एम्प्लॉयमेंट आएगा, जॉब अपॉर्चुनिटी होगा, आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, बहुत कुछ होगा। लेकिन नुकसान भी है ना कि अगर आपने क्या किया कि बचत करने के लिए पुराने इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए, उसका रिपेयरिंग नहीं किया, वो आउटडेटेड हो चुका है, किसी दिन वो किसी डिजास्टर के रूप में लाखों की संख्या में जान ले सकता है। और उसी का एग्जांपल है भोपाल गैस ट्रेजेडी, और ये सबको पता होगा 1984-85 का ये इंसिडेंस है। यहाँ पे हुआ क्या था, आपका मिथाइल आइसोसाइनेट, अब ये केमिकल रिएक्शन आपको नहीं पढ़ना, बस ये समझ लो कि आपका पॉइजनस गैस है जिसका लीकेज हो गया था। इसको हायर क्लास में आप और भी प्रॉस एंड कॉन्स देख के करोगे कि भाई ये इंसिडेंट जो था, इस इंसिडेंट्स के बाद हम लोग जो है ना डिजास्टर्स के लिए अवेयर हुए, फिर धीरे धीरे हम डिपार्टमेंट क्रिएट किए, एक्ट लाए, और ये करते 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 हम लोग 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाए, जिसके तहत डिजास्टर्स को मॉनिटर करने का, फाइन पेनल्टीज इन सब करने के लिए कई तरह के पॉलिसीज डेवलप किए। तो वही बता रहा है कि अगर फायदा है उसी तरह आपका किसी चीज का नुकसान भी है, प्रॉस एंड कॉन्स भी है। तो वही सब आपका, आप कैसे रिस्क रिड्यूस करोगे, तो सिंपली जो बताए ना कारण जो है ना, बस उसी को खत्म कर दो, वही हो गया। तो यहाँ अलग से रट्टा नहीं मारना है कि इसका कारण भी याद करना है, इसका मिटिगेशन भी, वे फॉरवर्ड भी, कुछ नहीं करना है। आपको पता चल गया ना, आपने इनपुट पे कम खर्चा लगाया, आपके डिवाइसेस आउटडेटेड थे, डिवाइसेस को रिपेयरिंग नहीं कराया सही समय पे, आपने क्या किया कि जो मैनुअल लेबर है उस पर ज्यादा फोकस किया, उससे ज्यादा वर्क कराया, वो एग्जॉस्ट हो गया, एग्जॉस्ट होने के चक्कर में क्या है कि वो प्रॉपर नहीं मॉनिटर कर पाए, ह्यूमन एरर हो गया, ये सब कारण था, इसी को हटा दो तो हो गया, मिटिगेट कर लोगे। अब कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, तो सबकी बात नहीं कह रहा है, कुछ एग्जांपल्स बता रहा है और ज्यादा आपको ध्यान में नहीं रखना है। अब एक इमर्जिंग इंडस्ट्री होता है जिसे हम सनराइज इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, देखो नाम ही से लग रहा है उगता हुआ इंडस्ट्री, जैसे आज के डेट में ना साइबर वाला सेक्शन, एआई वाला सेक्शन हो गया, रोबोटिक वाला सेक्शन हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, इंडिया के लिए तो टूरिज्म वाला भी हो गया, ये सब क्या है, नया नया डेवलपमेंट है, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, ये सब आपका क्या कहलाता है, सनराइज सेक्टर। अब यहाँ देखो एक आयरन एंड स्टील का एग्जाम्पल लेके कह रहा है कि देखिए यहाँ पे वही सेम चीज देखो, तीन चीज देखना है, इनपुट लाओगे, प्रोसेस करोगे, और क्या हो मिलेगा आपको, आउटपुट। तो इनपुट के लिए आपको यहाँ पे चाहिए आयरन निकालने के लिए आयरन ओर, फ्यूल के लिए आपका, फ्यूल के लिए क्या चाहिए, कोल चाहिए, लाइमस्टोन चाहिए, और साथ ही में लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, जगह चाहिए, और बाकी कुछ और जरूरत होगा तो। अब ये जो आयरन को हम स्टील में कन्वर्ट करते हैं, इसमें बहुत सारा स्टेजेस है। आपसे एक स्टेटमेंट अगर बना देना कि आयरन इज कन्वर्टेड इनटू स्टील इन सिंगल स्टेप, अब कोई रैंडम सा नाम दे देगा कि बाय दिस प्रोसेस वी कैन कन्वर्ट आयरन इनटू स्टील इन सिंगल स्टेप, एंड ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आयरन और स्टील दोनों की प्रॉपर्टी आप इमेजिन करो, आयरन का नेल आपने देखा होगा डेफिनेटली, और स्टील भी देखा होगा, नहीं कुछ तो थाली प्लेट कटोरा देखे होंगे, दोनों में ऐसा लग रहा है कि इसको अचानक से एक स्टेप में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब बहुत धधकता हुआ फर्नेस में डालते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर पे, जिसको जहां पे वो स्मेल्टिंग होता है उसका, स्मेल्टिंग देखो कुछ नहीं है, स्मेल्टिंग का मतलब है ऐसा कोई भी प्रोसेस जो हाई टेम्परेचर पे होता है, जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं कि ओर में से अपना मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं,
एकदम जितना उसका मेल्टिंग पॉइंट है उससे भी ज्यादा हीट करके। यहाँ देखिए ग्लोसरी में आपका डेफिनेशन दिया हुआ है। तो निकला, अब फिर वो जो निकला उसके साथ हो सकता है कुछ गंदगी होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, रिफाइन कर लेंगे, और रिफाइन करने के बाद फिर हमको क्या है कि मिलेगा आउटपुट। तो यहाँ पे वही है, देखो क्या कह रहा है। अब ये याद मत करना कि 8:4:1, ये एक अंदाजा बता रहा है कि इतना कोयला आपको लगेगा, इतना चाहिए आपको आयरन ओर, इतना चाहिए लाइमस्टोन, तब जाके इतना आपको स्टील मिलेगा। तो सोचो कितना मैसिव प्लांट यहाँ पे सेटअप करने का जरूरत होगा। अब क्या कह रहा है कि स्टील जो है टफ है, इसको आप टफ भी है और आसानी से आप इसको शेप कर सकते हो, कट कर सकते हो, या अलग अलग रूप में बना सकते हो। अब अलग अलग अलॉयज, देखिए अलॉयज क्या होता है ना, मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है। अलॉयज आपसे कोई पूछे तो कहना इट इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। जैसे आपका कॉपर और जिंक मिला दिए तो ब्रास बन गया, कॉपर टिन मिला दिए तो ब्रॉन्ज बन गया, ऐसे मोनल मेटल हो गया, गिनिया गोल्ड हो गया, ड्यूरालुमिन हो गया। तो ये सब आपके क्या होता है, अलॉयज होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत तरह के आप जो है ना अलग अलग मेटल्स मिला के, जैसे एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर, ये सब मिला के अलॉयज बना सकते हैं, जिससे इसको अच्छा खासा हार्डनेस मिलता है, टफनेस मिलता है, और रस्टिंग से ये बचता है। तो ये देखो ये एक ब्लास्ट फर्नेस है। देखो यहाँ पे इसी तरह से क्या होता है ना कि आपका इतना हाई टेम्परेचर है कि एक तरफ से मोल्टेन आयरन निकल रहा है और एक तरफ से जो गंदगी है, स्लैग है, स्लैग का मतलब हो गया इंप्योरिटीज। स्लैग का मतलब हो गया इंप्योरिटीज। अब देखो इसको हम बैकबोन कहते हैं स्टील को। क्यों कहते हैं? क्योंकि आज के डेट में हर जगह किसी ना किसी चीज में, किसी फॉर्म में, जैसे आप देखो चाबी बनता होगा, आप देखोगे कि बहुत सारा आपका जो है फर्नीचर में यूज होता है, हैंडल्स के रूप में, कटलरीज बनता है, तो इसका यूज बहुत ज्यादा है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, बैकबोन। जैसे शिप, ट्रेन, ट्रक, ऑटोस, ये सब में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट में, या कुछ तो पूरे के पूरे बने होते हैं। अब क्या होता है, जैसे ऑयल वेल्स को आप ड्रिल करते हो तो उसके लिए जो मशीनरी चाहिए वो है आपका स्टील का बना हुआ। स्टील का पाइपलाइन बना के हम ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑयल को, मिनरल को माइन करते हैं स्टील के इक्विपमेंट से, या फिर फार्म मशीन्स हम लोग खेती वगैरह में यूज करते हैं। मतलब कुछ भी, जो भी आपके मन में आ जाए ना, वो समझ जाओ किसी ना किसी तरीके से उसमें कोई ना कोई हिस्सा, जरूरी नहीं पूरा, थोड़ा सा भी हिस्सा, कि जैसे लोहा का बना हुआ कुछ है, उसके आपके किसी टिप में हैंडल के रूप में स्टील देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे देखिए कि 1800 AD से पहले आपका क्या था कि आयरन एंड स्टील कहाँ पे लोकेटेड था, जहां पे आपका रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर इजिली अवेलेबल था। बाद में क्या हुआ कि ये ला दिया गया किसके, कोल फील्ड्स एंड कैनाल्स और रेलवेज। मतलब है कि पहले रॉ मटेरियल के नजदीक था। अब देखो कोई एक जगह पे, अब जैसे पहले भी बताए थे कि सारे फैक्टर्स अवेलेबल हो जरूरी नहीं है। तो पुराने लोगों का ये ख्याल था ना कि हम रॉ मटेरियल के नजदीक रखें तो हमको रॉ मटेरियल लाने में खर्चा समय कम लगेगा। लेकिन बाद में पता चला कि देखो रॉ मटेरियल हल्का दूर भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन है कि मार्केट में पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि लोगों का डिमांड है, और डिमांड आप जल्दी नहीं फुलफिल करोगे तो उनका फेथ आपके ऊपर से हटता जाएगा, फिर वो आपके कंज्यूमर नहीं रहेंगे, और कंज्यूमर नहीं रहेंगे तो फिर आप किसको बेचोगे। तो एक ट्रस्ट इश्यू डेवलप हो जाएगा। उस चीज को खत्म करने के लिए कहा कि नहीं, अब जो है ना हम लोग किसके नजदीक रखते हैं, तो हम लोग रखते हैं कनाल, रेलवे के नजदीक, ताकि यहां से आसानी से जो है ना, यहां से आसानी से हम पहुंच सके किधर, मार्केट्स पे। अब उसके बाद है 1950 के बाद क्या हुआ, तो 1950 के बाद जो है ना ये आपका क्या है कि बहुत सारे फ्लैट एरिया नियर सी पोर्ट्स। अगेन क्यों सी पोर्ट, ताकि मार्केट तक पहुंचाया जा सके। तो यहाँ पे वही चीज है कि जो आपका लिखा है कि दिस इज बिकॉज बाय दिस टाइम स्टील वर्क्स हैड बिकम वेरी लार्ज एंड आयरन ओर हैड टू बी इंपोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज। यहाँ पे ये इशू हो गया कि पहले जब हम स्मॉल स्केल पे काम करते थे तो हमारे पास क्या था, रॉ मटेरियल से अपना काम चल जाता था, तो रॉ मटेरियल के नजदीक रखे थे और डिमांड भी उतना नहीं था। अब प्रॉब्लम हो गया, डबल प्रॉब्लम हो गया, लोगों का डिमांड ज्यादा है, आपको फुलफिल भी जल्दी करना है, रिव्यूइंग सिस्टम डेवलप हो गया। दूसरा है कि अब आपका रॉ मटेरियल उतना फुलफिल नहीं कर पा रहा, आपको बाहर से मंगाना है, तो बाहर से रॉ मटेरियल भी आएगा और बाहर को आप सामान भी भेजोगे, तो क्यों अपने रॉ मटेरियल के नजदीक रखें जो कि आपका डिप्लीट हो गया। तो इसीलिए मार्केट लिंकेज के आसपास रखना चाहिए। जैसे आपका क्या है, इंडिया में भी कह रहा है, अब जैसे देखो यहाँ पे कुछ साइट्स दिया है, अब आपको रटना नहीं है, ये सब साइट देखते ही समझ जाना है कि यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो आपका मार्केट्स का या फिर लिंकेजेस का अच्छा खासा है, तभी यहाँ पे आपके क्या है, इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हैं। तो यहाँ पे भी वही है कि इंडिया में भी
हर एडवांटेज को देखते हुए आपका आयरन एंड स्टील जो है वो देखो कहाँ कहाँ डेवलप्ड है, भिलाई में, दुर्गापुर में, बर्नपुर में, जमशेदपुर में, राउरकेला में। जैसे ये आपका क्या है कि जो बोकारो है ना वो तुम्हारा वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इस सबसे काफी नजदीक लोकेटेड है। एंड प्लस है क्या कि आपका झारखंड साइड से रॉ मटेरियल कोयला वगैरह आ जाएगा, रानीगंज से कोयला वगैरह आ जाएगा, वेस्ट बंगाल से पोर्ट कनेक्टिविटी भी है तुम्हारा, और फिर ये आपका क्या है हाईवेज वगैरह के भी नजदीक पड़ता है, तो कनेक्टिविटी है। वैसे ही सेम देखो कर्नाटका में विजयनगर हो गया, या फिर आपका विशाखापट्टनम आंध्रा में हो गया, सलीम हो गया तमिलनाडु में, ये सब जगह पे सारे फैसिलिटीज जैसा चाहिए वैसा अवेलेबल है। अब जमशेदपुर की बात करें तो देखिए 1947 से पहले, मतलब हमारी आजादी से पहले जो है ये आपका वॉज ओनली वन, एक ही है, ये ध्यान में रखिएगा। जब भी कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट आए ना तो उस पर ज्यादा फोकस करना, कि जैसे होता है जनरली आपका हमेशा कोई भी चीज एक से ज्यादा होता है, तो कई बार क्या होता है ना कि यूपीएससी के ऑप्शंस में हम एलिमिनेट कर देते हैं, कभी कभी वो लिख देता है ना ऑलवेज, ओनली, तो हम समझते हैं कि नहीं भाई ये तो गलत ही होगा, लेकिन यहां लिखेगा ओनली तब सही हो जाएगा। एक ही था जिसका नाम था टिस्को, आज भी है। ऑब्वियसली ये क्या था, प्राइवेटली ओन था। अब इंडिपेंडेंस जब हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो गवर्नमेंट ने जो है वो बहुत सारे आयरन स्टील प्लांट लगाने का सोचा, और उसके बाद टिस्को स्टार्ट कब हुआ था, 1907 में। कहाँ पे, जमशेदपुर में जगह है साक्षी, वहां पे। यहाँ 2 रिवर है आसपास, उसके कन्फ्लुएंस पे ही है, सुवर्ण रेखा और खरकाई। ये ज्योग्राफी में हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, सुवर्ण रेखा कहाँ से अराइज होता है और फिर कहाँ जाके ड्रेन आउट होता है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। बाद में इसी साक्षी को बना दिया क्या नाम, जमशेदपुर। और ये सबसे कन्वीनियंटली लोकेटेड पोजीशन था, क्योंकि यहां से है क्या, यहां से आपका मार्केट लिंकेज भी बहुत बढ़िया है। मार्केट लिंकेज भी मतलब रेल रूट, रोड रूट या फिर पोर्ट के भी बहुत दूर नहीं है। एंड प्लस यहाँ पे अगर अपने तक की डिमांड है तो रॉ मटेरियल भी था, डिमांड हाई होगा तो बाहर से मंगाएंगे, तो बाहर से मंगाएंगे तो कनेक्टिविटी हमारा तो है ही। अब ये वो पूरा आपका टोपोग्राफी वहां का बनाया है, इसको ध्यान रखने का जरूरत नहीं है। अब कह रहा है कि साक्षी को जो है ना कई कारण से जो है चूज किया गया। देखो वही सेम चीज जो भी बताएं कि ये मात्र 32 किलोमीटर, अब ये सब कितना किलोमीटर ये याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है कि बंगाल नागपुर रेलवे जो लाइन है उस पे सिचुएटेड कालीमती स्टेशन है। मतलब सोचो बंगाल से नागपुर जाते हो, इतना बड़ा लिंकेज के बहुत नजदीक है, मात्र 30 किलोमीटर दूर है। ये आपका रॉ मटेरियल्स के भी नजदीक है, कोलकाता के आसपास भी है जहां से आपका ह्यूज मार्केट मिलेगा, प्लस पोर्ट कनेक्टिविटी भी मिलेगा। कोयला कहां से मिलेगा, झरिया से, रानीगंज से भी आ सकता है, लेकिन झरिया और पास है। फिर उसके बाद बाकी जो अदर रॉ मटेरियल्स है वो उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से आएगा। यहां से आपको पानी मिल जाएगा, सफिशिएंट वाटर मिल जाएगा, और गवर्नमेंट भी इच्छुक था जो कि कैपिटल प्रोवाइड कर सकता है। तो इन सभी कारण से जमशेदपुर सबसे परफेक्ट साइट निकला कि हाँ यहाँ पे शुरू कर देना चाहिए। और इसके अलावा और भी कई सारे आपके इंडस्ट्रीज यहाँ पे बाद में सेटअप हुए। ऑब्वियसली एक इनिशिएटिव लेना पड़ता है जो टाटा ने लिया, और जब लगा कि सक्सेसफुल हो रहा है, इकोनॉमी को बेनिफिट कर रहा है, तो आगे और भी सारे इंडस्ट्रीज सेटअप होंगे। तो देखो क्या किया, ओपन द डोर्स। लगभग सभी, ऑलमोस्ट ऑल, अब यहाँ पे ये नहीं है ऑल डाल देगा तो स्टेटमेंट गलत होगा, ऑलमोस्ट ऑल कहीं ना कहीं आपका आयरन स्टील पे डिपेंड करता है एज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल ले लो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आपको आयरन के रॉड्स चाहिए, कहां से आएगा, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से। आपको स्टील की फ्रेमिंग चाहिए, कटलरीज यूज करना है, या फिर कोई अदर ऑब्जेक्ट्स बनाना है, आप खेती कर रहे हो उसके लिए डिवाइसेस बनाना है, या आप ट्रैक्टर पंप ये बना रहे हो उसके लिए आपको स्टील या आयरन का डेफिनेटली जरूरत पड़ेगा। तो कोई सेक्टर ही नहीं है जो इस इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट ना हो। तो यहाँ पे बहुत सारा एग्जांपल है। अब जैसे पिट्सबर्ग है, ये भी एक लोकेशन है। ये कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भी मैप में हम लोग ये देख रहे थे ना कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा के नॉर्थ वेस्ट साइड में भी आपका, तो ये आपका इसके पास भी क्या है, लोकेशनल एडवांटेजेस है। ऑब्वियसली जो यहाँ पे वहीं पे होगा, बस जगह का नाम अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पे भी चाहिए था क्या, पानी चाहिए होगा, इनपुट तो आसपास अवेलेबल है, कनेक्टिविटी चाहिए अवेलेबल है, चीप लेबर अवेलेबल है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, मार्केट लिंकेज अवेलेबल है। वही 5 चीज क्या होगा, यहाँ पे भी अवेलेबल होगा। अब जैसे यहाँ पे देखो कि ये चीज आप मैप पे जो है ना, इसको, ये आपका होमवर्क है कि आप इन चीजों को देखोगे, मैप पे ऑब्जर्व करोगे। कुछ आपके जो है ना ग्रेट लेक्स होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े लेक, बहुत बड़े इन द सेंस क्या होता है कि नॉर्मल तालाब आप देखते हो उसका और छोड़ पता चल जाता है कि हाँ इस किनारे से उस किनारे देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। हेवी बल्क ट्रांसपोर्टेशन इसके थ्रू होता है। इसमें आपका जो है ना यूएसए और इसके कनाडा की बॉर्डर पे आता है,
तो इसमें से एक लेक है जो कि आपका बॉर्डर नहीं बनाता है परफेक्टली, बाकी सब बनाता है, जैसे मिशिगन नहीं बनाता है। बाकी हुरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, एरी और सुपीरियर, जिसमें से सुपीरियर क्या है, सबसे लार्जेस्ट है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्या बता रहा है कि रॉ मटेरियल अगर आपको चाहिए, जो कि कोल है, तो कोल आपको लोकली मिल जाता है, बाहर से मंगाना नहीं पड़ेगा। आयरन और चाहिए तो ये आपको आयरन माइन से मिलेगा, कहाँ से, मिनेसोटा माइन से, मिनेसोटा याद कर लेना, जो कि आपका पिट्सबर्ग से 1500 किलोमीटर है। तो इतना सारा बल्क के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इतना डिस्टेंस सही है। अब आप कहोगे 7000 किलोमीटर से आएगा तो ये बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक होगा। अब ये आपका क्या है, ये शिपिंग रूट के काफी नजदीक है। उसके साथ साथ आपका क्या है, ग्रेट लेक्स भी इसको वाटर वे प्रोवाइड करता है। उसके बाद आपका कह रहा है कि मोनोगहेला, एलिघनी और ओहियो, ये सब आपका क्या है, वाटर सप्लाई, ये सब रिवर का नाम है। एक बार मैप पे ऑब्जर्व करना है चीजों को। ओहियो, मोहगेला एंड एलिघनी ये नदियां हैं, और ये पांचों ग्रेट लेक्स है जो इसको एक तरह से पानी भी देगा, पानी जो आपका इनपुट की तरह यूज होगा, एंड प्लस पानी को आप एज अ ट्रांसपोर्ट की तरह भी यूज कर सकते हो। तो मिनेसोटा से मिल जाएगा आपको आयरन और, या फिर आयरन माइन से आयरन ओर मिल जाएगा। आसपास में कोल भी अवेलेबल है, एपेलेशियन माउंटेन्स है, वहां पे कोल अवेलेबल है, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम लोग। और आपके पास क्या है, 5 ग्रेट लेक्स है एंड प्लस 3 रिवर है जिससे पानी मिल जाएगा। अब उसके बाद क्या है कि जो कि आपका जो आप एक समय जब शुरू हुआ था तो काफी भारी भरकम था, लेकिन अब क्या है कि जो आपका बहुत कम, वेरी फ्यू स्टील मिल्स है जो कि आपका पिट्सबर्ग में सिचुएटेड है। ये आपका क्या हो रहा है, देख लो, वही एलेगनी, मोनोगेला, ये सब नदी के आसपास ही है, और इसको लैंड या वाटर रूट से हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। मतलब ये कह रहा है कि जैसे आपका नया नया कोई चीज शुरू होता है ना, तो एक जगह पे बहुत क्लस्टर बन जाता है, लेकिन फिर पता चलता है कि नहीं, हमारे पास और भी ऑल्टरनेटिव है, हम यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं। एक बार आप कोई चीज सोचते हो, पढ़ते हो, तो लगता है ना कि अरे यार, इसको तो हम ऐसे भी पढ़ सकते थे, तो आप ऑल्टरनेटिव निकाल लेते हो कि कोई भी चीज, जैसे आप मान लो कि इकोनॉमी में मॉनिटरी पॉलिसी पढ़ रहे हो, अब आपको लगता है कि अब इतने देर से रट रहे, याद करे, तो ये समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन हो क्या रहा है कि एक बार अगर आपके दिमाग में कहीं से कॉन्सेप्ट आ जाता है तो आप सोचते हो ना कि अरे यार, इतना तो याद ही नहीं करना था, बस एक ही चीज याद करना था, महंगाई बढ़ेगा तो पैसा कम कर दो मार्केट में, महंगाई कम होगा तो पैसा ज्यादा कर दो। उससे अपने आप क्या होगा कि दिमाग लग जाएगा कि इसमें सारा जितना जो रूल्स है ये सब आपको याद करने का जरूरत ही नहीं है। सेम यहाँ पे भी है कि जब लगा कि अच्छा ये यहाँ सेटअप कर सकते हैं, तो और भी जगह पे हम ट्राई कर सकते हैं, इनोवेशंस ला सकते हैं, क्योंकि एक जगह ऐसा है कि नदी है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हम कोई चीज साउथ में ट्राई किए तो एक बार नॉर्थ में देखे, कोई ऑप्शन है कि नहीं, वेस्ट में देखे, ईस्ट में देखे, तो वही सारा चीज है। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि चैप्टर खत्म हो गया। मतलब यहाँ बेसिकली आपने क्या लर्न किया, आपने लर्न किया इंडस्ट्री होता क्या है, इंडस्ट्री क्या है, आपने लर्न किया कि इंडस्ट्री जो है ये किस सेक्टर में आता है, प्लस आपने लर्न किया इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन, ये आपको रिकॉल करने में बहुत हेल्प करेगी। प्लस है कि आपने लर्न किया कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इंडस्ट्री के सेटअप को अफेक्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या क्या होता है, इंडस्ट्रियल आपका डिजास्टर कैसे हो सकता है, इसको हम कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, एंड फिर कुछ एग्जांपल्स, जैसे पिछले में भी कुछ एग्जांपल्स देखे थे हम लोग। तो यहाँ पे चलो आंसर करते हैं हम लोग। इंडस्ट्री क्या है, तो अभी जस्ट पढ़े थे, जो प्रोसेसिंग करता है चीजों की। व्हाट आर द मेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस लोकेशन, जो भी फैक्टर्स है उन सभी को आप डाल दो, कैपिटल, लैंड, लेबर, आपका रॉ मटेरियल हो गया, या फिर आपका वाटर हो गया, ये सब हो गया। विच इंडस्ट्री इज ऑफन रेफर टू एज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील, क्योंकि सारे सेक्टर्स इसके ऊपर डिपेंडेंट है। डिस्टिंग्विश करो, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट हो वो एग्रो बेस्ड है, जो मिनरल्स पे हो उसे क्या कहते हैं, मिनरल बेस्ड। एक एक एग्जांपल डाल दो। एग्रो बेस्ड में आप जो है डाल सकते हैं इसको, सिल्क इंडस्ट्री को डाल सकते हो। मिनरल बेस्ड में जो है वो आप डाल दो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को। उसका पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, जब गवर्नमेंट मेजोरिटी होल्ड करता है तब पब्लिक, लेकिन बराबर में दोनों होल्ड करता है तो जॉइंट सेक्टर। फिर कुछ 2 एग्जांपल आपको लेने बोला है कि भाई रॉ मटेरियल में क्या यूज कर सकते हो, तो रॉ मटेरियल में आप एज अ कोल यूज कर सकते हैं, आप लाइमस्टोन यूज कर सकते हैं, आप जो है आयरन ओर यूज कर सकते हैं, ये सब रॉ मटेरियल हो गया। एंड प्रोडक्ट्स आपका क्या मिल सकता है, तो एंड प्रोडक्ट्स आपके हो सकते हैं कि आपको स्टील मिले, एंड प्रोडक्ट हो सकता है आपको एल्यूमिनियम मिले, एंड प्रोडक्ट हो सकता है आपको कॉपर मिले। टर्शरी एक्टिविटीज में आपका क्या आता है, सर्विस सेक्टर, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब हो गया आपका टर्शरी एक्टिविटी। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, प्लस है आपका सेरिकल्चर, सिल्क वाला इंडस्ट्री हो गया, ये सब। उसके बाद कॉटेज इंडस्ट्री, छोटे लेवल पे होता है आपका जितना भी हैंडीक्राफ्ट वगैरह हो गया वो हो गया।
या फिर आप कह सकते हो जो आपका ये बास्केट मेकिंग हो गया, ये सब मतलब एक ही वर्ड में हैंडीक्राफ्ट्स में सब लगभग आ ही गया। छोटे लेवल पे हैंडलूम इंडस्ट्रीज कह सकते हो, हैंडलूम खादी वगैरह का जो इंडस्ट्री है। कोऑपरेटिव्स, तो कोऑपरेटिव्स का एग्जांपल ले लो, अमूल ले लो, इसके बाद आप सुधा ले सकते हैं। तो ये सब आपका एग्जांपल हो गया। इसके बाद तो ये सब आपके किसी काम का नहीं है, मन होगा तो देख लेना, ये एग्जाम में नहीं पूछता, ये बच्चों को इंटरेस्ट जगाने के लिए है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, कनेक्ट कीजिए, आपका डाउट रिजॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।